इस वीडियो में पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और दो पार्टिकल के लिए कैसा रहेगा और n पार्टिकल्स के लिए कैसा रहेगा ये प्रिंसिपल, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो एक्चुअली पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मीनिंग है कि no two electrons can be all the four quantum numbers same. So no two electrons can have all four quantum numbers. So quantum numbers same. तो कोई भी हम इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें तो वो एक इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर्स है, ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर्स है वो सब कुछ अलग होंगे, किसी भी एक चीज़ में वो अलग होंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के लिए एक हीलियम एटम ही सोच लेंगे तो फॉर एग्ज़ाम्पल हीलियम एटम में 1s2, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2। तो अब दो हीलियम एटम में तो दो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो अब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लेंगे, इलेक्ट्रॉन 1, उसके देखेंगे उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो है उसका वैल्यू है 1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट शेल में रहेगा। और नेक्स्ट अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, और यानी कि वो कौन सा ऑर्बिटल में है, एस ऑर्बिटल के लिए तो 0 है। और नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू तो 0 ही है, विच रेंजेस फ्रॉम -L to +L, लेकिन यहाँ तो L 0 हो गया है, तो m वैल्यू ऑब्वियसली 0 ही होगा। और फाइनली स्पिन क्वांटम नंबर भी आएगा। तो अब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन है वो भी फर्स्ट ऑर्बिट में ही रहेगा और उसका जो एस ऑर्बिटल में ही रहेगा और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी सेम है। तो अब लेकिन अकॉर्डिंग टू पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द क्वांटम नंबर्स सेम। तो यहाँ पर तो इसके 3 क्वांटम नंबर्स और इसके 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम ही है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो किस में करेंगे, तो अब आता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन +½ स्पिन ले लेगा और सेकंड इलेक्ट्रॉन -½ स्पिन ले लेगा, तो -½ तो -½ तो इसी वजह से तो हम इस तरह फिलअप करेंगे। इन जनरल फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अपवर्ड एरो मार्क और सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए डाउनवर्ड एरो मार्क, यानी कि स्पिन अप स्पिन डाउन। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगा। माना कि n l m वैल्यूज़ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम ही है, वही है, लेकिन ये स्पिन क्वांटम नंबर है वो डिफ्रेंशिएट करेगा। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन +½ -½ स्पिन को एग्जिबिट करेंगे। इसलिए हमें बेस्ड ऑन पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिलअप करना है, जब भी वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में फिलअप करेंगे पर्टिकुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो वहाँ पर वो इस तरह से फिलअप हो जाएंगे, एक +½ स्पिन और एक -½ स्पिन, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तो अकॉर्डिंग टू एटम है, और इन केस ऑफ एटम अगर हम सोचेंगे तो इस तरह रहेगा। लेकिन हमें तो अब क्वांटम मैकेनिक्स में, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स के नज़रिए से हम कैसे प्रूव कर सकते हैं पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को।
वही हम इस वीडियो में देखेंगे. So it has been shown that if xi of 1 comma 2 is the solution of Schrodinger equation, then xi dash of 1 comma 2 that it is equals to a into xi of 1 comma 2 plus b into xi of 2 comma 1. तो यही है. तो अगर xi of 1 comma 2 स्क्रॉडिंगर इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा, उसी तरह xi dash of 1 comma 2 which is a linear combination of xi of 1 comma 2 and xi of 2 comma 1, that also would be a solution of Pauli's exclusion principle. ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, यानी एक्सचेंज डिजनरेसी में. तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन कहलाता है. तो वही यहाँ पर दिया गया है. इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ स्क्रॉडिंगर्स इक्वेशन. नाउ सिंस द पार्टिकल्स आर exactly identical, all the physically measurable quantities must be independent of exchange of any pair of two particles. तो अब जबकि ये जो पार्टिकल्स है वो आइडेंटिकल है, इस पार्टिकल को उसका पार्टिकल के बीच में कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा हमें. तो तो इस वजह से क्या होता है कि फिज़िकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ जो है वो उनके इंटरचेंज होने पर वो चेंज नहीं होंगे. लाइक एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली सम वैल्यू रहेगा. तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जगह सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, या सेकेंड इलेक्ट्रॉन की जगह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को अगर हम एक्सचेंज कर देंगे उस सम एटम और सिस्टम में, फिर भी इसका एनर्जी वही रहेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल इन नेचर. तो ऐसा थोड़े से प्रॉपर्टीज़, फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ मस्ट बी इंडिपेंडेंट. तो उनको इंटरचेंज करने से भी उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो क्वांटिटीज़ है. तो वही कह रहे हैं. देन वी मस्ट हैव. तो फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटीज़ में प्रॉबेबिलिटी भी एक क्वांटिटी है. सो xi इंटू xi स्टार इज़ नथिंग बट प्रॉबेबिलिटी. तो यहाँ पर आई मीन प्रॉबेबिलिटी डेंसिटी. तो यहाँ पर दिया गया है कि xi डैश ऑफ 1 comma 2 होल स्क्वायर, यानी कि प्रॉबेबिलिटी डेंसिटी दिया गया है. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दिस इज़ probability density xi dash of 1 comma 2 whole square. This is probability density after the interchange of two particles. यानी कि एक के फर्स्ट पार्टिकल की जगह हमने सेकंड पार्टिकल को शिफ्ट किया और सेकंड पार्टिकल की जगह पर हम फर्स्ट पार्टिकल को शिफ्ट कर दिया है. सो सेकंड पार्टिकल की जगह पर हमने फर्स्ट पार्टिकल को अगर इस तरह हम एक्सचेंज करेंगे तो फिर जो प्रॉबेबिलिटी डेंसिटी आती है वो, और ये दोनों डेंसिटीज़ इनिशियल प्रॉबेबिलिटी डेंसिटीज़ इक्वल हो जाएंगे. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इम्प्लाइज दैट ए इज ऑल्सो प्लस और माइनस बी. तो अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तो हमें ये इस कंडीशन को पहले उसे सेटिस्फाई कर लेनी चाहिए. यहाँ पर हम देख सकते हैं साफ साफ. तो अगर हम यहाँ पर एक की जगह पर 1 की जगह पर 2 और 2 की जगह पर 1 शिफ्ट कर देंगे तो 2 1 2 1 2 1 एंड 1 2. तो हमें बी ऑफ 1 comma 2 आ जाएगा और ए ऑफ ए इंटू ज़ाई बी इंटू ज़ाई ऑफ 1 comma 2 ए इंटू ज़ाई ऑफ 2 comma 1. लेकिन यहाँ पर तो हमें ए ऑफ ज़ाई ए इंटू ज़ाई ऑफ 1 comma 2 बी इंटू ज़ाई प्लस बी इंटू ज़ाई ऑफ 2 comma 1 है. तो अगर वो पिछले आफ्टर द इंटरचेंज भी वो प्रॉबेबिलिटी डेंसिटी एक ही होनी चाहिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए. तो अगर हम ऐसा चाहते हैं तो कंपलसरी ए मस्ट बी इक्वल टू बी और ए मस्ट बी इक्वल टू प्लस और माइनस बी. बिकॉज यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायरिंग की वजह से, ये स्क्वायरिंग के वजह से हम प्लस और माइनस को ले रहे हैं, प्लस और माइनस टर्म. तो जब भी ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी हो जाएगा तो हम यहाँ पर भी ये रख सकते हैं. अगर ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी में, यानी कि बी इज इक्वल टू प्लस और माइनस पे, तो यहाँ पर जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा. ए इंटू ज़ाई ऑफ 1 comma 2 ए प्लस ए इंटू ज़ाई ऑफ 2 comma 1. आफ्टर द इंटरचेंज ऑल्सो ए इंटू ज़ाई ऑफ 2 comma 1 प्लस ए इंटू ज़ाई ऑफ 1 comma 2 ही रहेगा. यानी कि ए प्लस बी इज़ नथिंग बट इक्वल टू बी प्लस ए
हमको वापस वही आ जाएगा। तो अगर इसलिए इसी वजह से अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए तो हमें कंपल्सरीली ए इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस बी होनी चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस बी। आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन तो हमें ये इक्वेशन आ जाती है। सो z डैश ऑफ 1, 2 फाइनली नाउ बिकम्स a इंटू z ऑफ 1, 2 प्लस और माइनस z ऑफ 2, 1। तो नेक्स्ट द हैमिल्टोनियन फंक्शन फॉर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स। तो अब हम अगर एक सिस्टम में टू पार्टिकल्स रहेंगे तो उसका हैमिल्टोनियन कैसा रहेगा, इसे हम कंसिडर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि हैमिल्टोनियन इज इक्वल्स टू p1²/2m प्लस v ऑफ 1, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। हाँ, काइनेटिक एनर्जी यानी कि मतलब हाफ mv²। तो हम जानते हैं इसे ऑलरेडी, नॉट ए बिग कैलकुलेशन, ऑफ mv² हाफ mv² विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू इंटू m/m। अगर हम करेंगे तो हमें mv² आ जाता है बाई 2m विच इज़ नथिंग बट p²/2m। वही तो यहाँ पर दिया गया है। तो इस डिराइवेशन से हमें यहाँ पर p1²/2m आ जाता है। तो नेक्स्ट विथ प्लस v ऑफ 1। v ऑफ 1 इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। उसी तरह p2²/2m एंड v ऑफ 2, यानी कि kinetic energy of the second particle and its own potential energy. So this is nothing but Hamiltonian of the system. तो यहाँ पर Hamiltonian is nothing but sum of all the energies and the operator. अब हम क्वांटम मैकेनिक्स में तो ऑपरेटर से डील करेंगे, तो P की जगह हम -IH का डेल को सब्स्टिट्यूट कर लेनी चाहिए। Actually Px is nothing but -IH का dou/dou x. This is for 1 dimensional case, this is for 3 dimensional case. तो -IH का डेल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए इन द प्लेस ऑफ P1। और P1 के लिए -IH का डेल 1 होल स्क्वायर, -IH का डेल 1 होल स्क्वायर करेंगे तो -I का स्क्वायर तो -1 आ जाता है। -I इंटू -I, माइनस इंटू माइनस प्लस, I² इज नथिंग बट -1 प्लस इंटू -1 -1 और H का स्क्वायर डेल 1²। यहाँ पर भी आफ्टर द सब्स्टिट्यूशन विथ -IH का डेल हमें ये आ जाता है। तो v ऑफ 2 एंड नेक्स्ट फाइनली H इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2, दैट इज टोटल हैमिल्टोनियन इज द सम ऑफ हैमिल्टोनियंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर ये H1 कहलाता है, विच इज़ द हैमिल्टोनियन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, यानी कि सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। और ये हैमिल्टोनियन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, यानी कि H2 आ जाता है, यानी कि H इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2। नेक्स्ट द हैमिल्टोनियन फंक्शन फॉर द सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स इज द सम ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शंस फॉर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर दिया गया है कि जिस सिस्टम में टू पार्टिकल्स रहेंगे उसका हैमिल्टोनियन तो सम ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शंस फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो हैमिल्टोनियन है उसका सम है, वही तो है यहाँ पर हमने देखा है। सो दिस इज टोटल हैमिल्टोनियन विच इज़ द सम ऑफ हैमिल्टोनियंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। दिस हैपन्स व्हेन वी अज्यूम दैट द आइडेंटिकल पार्टिकल्स डू नॉट इंटरैक्ट। और ये वही केस में होगा जब हम सोचते हैं कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स एक से एक इंटरैक्ट नहीं करेंगे एंड इफ़ दे डू सो देन द इंटरेक्शन इज़ वेरी फीबल। ये तो उसी कंडीशन में पॉसिबल होगा जब एक जो पार्टिकल है वो अदर पार्टिकल को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। सपोज़ कि हम सोचते हैं कि सब एटम है, उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स तो मूव करते ही रहेंगे। तो जैसा ये करीब आएंगे तो सम रिपल्सिव फोर्सेस भी आ सकता है। अगर उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे तो उनके करीब आने पर भी यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर अगर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पर कोई रिपल्सिव फोर्सेस इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, एक का प्रभाव दूसरे इलेक्ट्रॉन पर नहीं पड़ेगा, तो दैट इज़ नथिंग बट इफ़ दे डू नॉट इंटरेक्ट, अगर उनके बीच इंट्रैक्शन नहीं रहेगा तो हमें नॉट इंटरेक्ट, इफ़ दे डू नॉट इंटरेक्ट द इंट्रैक्शन इज़ फीबल।
उस वक्त सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हम कह सकते हैं कि हैमिल्टोनियन इज द सम ऑफ हैमिल्टोनियन फंक्शंस फॉर द इंडिविजुअल पार्टिकल्स. So when the Hamiltonian function for the two particles is separable, the energy eigenfunction for the entire system is expressed as a product of eigenfunctions for individual particles. तो इससे हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिराइव कर सकते हैं कि जबकि हैमिल्टोनियन इज़ द सम ऑफ हैमिल्टोनियंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स उस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो जो आइगन फंक्शन है उस सिस्टम का, उसे हम product of eigenfunction of the entire system is equals to product of eigenfunctions of individual particles. यानी कि xi of 1 तो eigenfunction of first particle and xi of 2 is the eigenfunction of second particle. अगर हम हैमिल्टोनियन को इंडिविजुअली ऐड कर रहे हैं तो उसका जो आइगन फंक्शन है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मल्टीप्लाई हो जाता है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिडक्शन. नेक्स्ट, since the two particles are exactly identical, they are acted upon by the same force. यहाँ पर जो particles है वो identical है, इस वजह से उन पर एक ही force act करेगा and hence upon by same force, and hence v of 1 and v of 2 have the same analytical form, indicating thereby that wave functions belong to the same family. तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी एक ही फोर्स के वजह से एग्जिबिट हो रहा होगा, एक ही न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है. सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी वही उसी तरह वही न्यूक्लियस को रिवॉल्व कर रहा है, तो एक ही फोर्स तो एक्सप्रेस करेंगे. तो द वेव फंक्शंस बिलोंग टू द सेम फैमिली, इसी वजह से ये पॉइंट दिया गया है. लेट xn ऑफ आई डिनोट द नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन फॉर ith पार्टिकल. तो यहाँ पर जो xn ऑफ आई है वो नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन फॉर ith पार्टिकल है. नॉर्मलाइज्ड यानी कि मतलब xn इंटू xi, अगर xi इंटू xi स्टार इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, दैट इज़ नथिंग बट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. अगर उसकी जगह हमें 1 के अलावा कुछ और वैल्यू आता है, यानी कि 60 और 70 एनी वैल्यू, ये सम वैल्यू ये आता है, तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है. सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन. तो यहाँ पर दिया गया है कि xn ऑफ आई है वो नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन फॉर द ith पार्टिकल है, यानी कि वो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कोई भी पार्टिकल हो सकता है, दैट इज़ नथिंग बट ith पार्टिकल. वेयर n इंडिकेट्स, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. n इंडिकेट्स द कंप्लीट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नीडेड टू डिस्क्राइब ए स्टेट. सो वी कैन राइट इक्वेशन 7 हैज़. तो यहाँ पर जो n है वो कंप्लीट सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. अभी हमने डिस्कस किया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. हमने इन इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है यहाँ पर. तो ये जो n है, ऑफ कोर्स n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये, लेकिन यहाँ पर ये जो n है ये सारे क्वांटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है. तो ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हियर तो indicates the complete set of quantum numbers needed to describe a state. So we can write equation 7 has. तो इक्वेशन 7 जो है हमारे पास, जो इस इक्वेशन को है हम इस तरह लिख सकते हैं कि xn1 ऑफ 1 एंड xn2 ऑफ 1, ना कि सिंपली xi ऑफ 1 एंड xi ऑफ 2. xn1 ऑफ 1 xn2 ऑफ 1, ताकि ये n1 जो है उसके क्वांटम नंबर्स, ऑल द पॉसिबल क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, और यहाँ पर जो n2 है वो भी उस इलेक्ट्रॉन का सारे क्वांटम नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके. सो उस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. या xi ऑफ n1 ऑफ 1 इज़ नथिंग बट इक्वल टू xi ऑफ 1 सिंपली, लेकिन हम n1 से डिनोट कर रहे हैं ताकि वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके. And next, the above wave function describes the state in which particle 1 is in the state described by the set of quantum numbers n1 and the particle 2 is in the state described by n2. तो यहाँ पर हमें यही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो फर्स्ट पार्टिकल है वो n1 क्वांटम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स स्टेट में है. तो यहाँ स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो वही बताएगा जो क्वांटम नंबर्स देंगे.
क्वांटम नंबर्स और दे टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ये सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है, सेकंड पार्टिकल जो है, या सेकंड इलेक्ट्रॉन और सेकंड पार्टिकल जो कुछ भी हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसका जो सेट ऑफ क्वांटम वो n2 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स को फॉलो कर लेता है। So these are the points. So next, but since the particles are identical, particle 1 may be in the state n2 and 2 may be in state n1, तो हमें पता है कि पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज आइडेंटिकल टू सेकंड इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो n1 क्वांटम स्टेट में है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो n2 क्वांटम स्टेट में है। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि हम फ़र्क तो नहीं पहचानेंगे। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जगह सेकंड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन की जगह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा, वो एक्सचेंज हो भी गए तो हमें फ़र्क नहीं पता चलेगा, बिकॉज दे आर डिस्टिंग्विशेबल, दे आर वो वे फंक्शंस ओवरलैप। तो वही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। एंड ऑल्सो दैट ज़ाई ऑफ 1, 2 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ज़ाई ऑफ 2, 1 वी हैव। तो हमें तो ये भी पता है कि ज़ाई ऑफ 1, 2 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस ज़ाई ऑफ 2, 1, बट इज वेदर इट इज सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है तो प्लस, एंटी सिमेट्रिक है तो माइनस। तो ज़ाई डैश ऑफ 1, 2 कैन बी रिटन एज ए इज ज़ाई n1 ऑफ 1 इंटू ज़ाई n2 ऑफ 2 प्लस और माइनस ज़ाई n1 ऑफ 2 इंटू ज़ाई n2 ऑफ 1। ये तो फाइनली ज़ाई ऑफ 1, 2 ये जो है, दिस इज ज़ाई ऑफ 1, 2 एंड दिस इज ज़ाई ऑफ 2, 1, जो इस तरह लिया गया है। ज़ाई ऑफ 1, 2 कैन बी रिटन एज ज़ाई ऑफ 1 इंटू ज़ाई ऑफ 2 विच अगेन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इन द सिमिलर मैनर ज़ाई ऑफ 2, 1 जो है उसे हम ज़ाई ऑफ 2 इंटू ज़ाई ऑफ 1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगेन वो इस तरह लिखा जा सकता है। तो नेक्स्ट, ज़ाई डैश ऑफ 1, 2 इज इक्वल्स टू ए इंटू ज़ाई ऑफ 1, 2 प्लस और माइनस ज़ाई ऑफ 2, 1। तो हमने इसी को इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया है, या इसे इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसी को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो द अबव एक्सप्रेशन इज सेम एज एक्सप्रेशन 3। तो हमने जो एक्सप्रेशन 3 को देखा है, ये एक्सप्रेशन और वो एक्सप्रेशन सेम ही है। वही एक्सप्रेशन तो हमने इक्वेशन 3 में देखा था, तो वही तो यहाँ पर कर रहा है, बोल रहे हैं। नेक्स्ट, सॉरी, एक्सप्रेशन 3 and the wave function z dash of 1, 2 describes that the state in which one particle is in state n1 and the other particle is in state n2। और यहाँ पर z dash on the wave function z dash of 1, 2 जो है वो ये डिस्क्राइब कर रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो n1 स्टेट में है, अदर पार्टिकल जो है n2 स्टेट में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्टिकल n1 स्टेट में है, सेकंड पार्टिकल n2 स्टेट में। यहाँ पर सेकंड पार्टिकल n1 स्टेट में है, फर्स्ट पार्टिकल n2 स्टेट में है। तो एक पार्टिकल एक स्टेट में और एक पार्टिकल और एक स्टेट में है। तो वही यहाँ पर दिया गया है, नो मैटर विच पार्टिकल इज इन विच स्टेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपाइंग एनी स्टेट बाय एनी पार्टिकल इज इक्वली लाइकली। तो यहाँ पर फाइनली क्या बोल रहे हैं कि n1 स्टेट में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हो सकता है और वही स्टेट में सेकंड इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली लाइकली है, यानी कि ये 50% हो सकता है, ये भी 50% चांसेस है रहने के लिए, नो मैटर, बिकॉज दे आर ऑल आइडेंटिकल नेचर। तो फॉर फर्मी पार्टिकल्स इक्वेशन 9 कैन बी रिटन एज। तो फर्मी पार्टिकल्स के लिए इक्वेशन 9 हम इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो इक्वेशन 9 है, यहाँ पर तो बीच में प्लस और माइनस साइन दिया गया है, लेकिन हम माइनस साइन लेंगे क्योंकि फर्मियंस जो है, फर्मियंस और हैव एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन, एंटी सिमेट्रिक fermions have anti-symmetric wave function। fermions का जो वेव फंक्शन है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, तो इसी वजह से हम माइनस लेनी चाहिए। तो ज़ाई डैश ऑफ 1, 2 इज इक्वल टू ए इंटू ज़ाई n1 ऑफ 1 इन टू ज़ाई n2 ऑफ 2
यहाँ जहाँ पर कि फर्स्ट पार्टिकल n1 स्टेट में है और सेकेंड पार्टिकल n2 स्टेट में है माइनस ये, यानी कि सेकेंड पार्टिकल फर्स्ट स्टेट में n1 स्टेट में है और फर्स्ट पार्टिकल n2 स्टेट में है और बीच में माइनस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्मियंस के लिए हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बोसॉन्स है तो प्लस साइन आ जाता है। अगर नेक्स्ट जाई डैश स्टार ऑफ 1,2 यहाँ पर तो हमें जाई डैश ऑफ 1,2 दिया गया है। अब जाई स्टार क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स अगर हम करेंगे तो जाई इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वही आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर उनका इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यही तो यहाँ पर दिया गया है। दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। Next, the condition that integration of z dash of 1,2 into z star of 1,2 d tau is equals to 1. तो दिस इज़ द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। तो अगर हम बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमें क्या कर लेना चाहिए कि ये हमें यहाँ पर जो आया है ये 11th इक्वेशन, इसे हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन और इंटीग्रेशन करने से 1 आ जाता है। तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आता है कि यहाँ पर भी ये है, वहाँ पर भी ये है, ये इंटू ये स्क्वायर हो जाता है। और ये फर्स्ट टर्म दिस इज ऑफ द फॉर्म ये तो इस फॉर्म में है कि ये तो a माइनस बी फॉर्म में है और ये जो है c माइनस डी फॉर्म में है। तो अब हमें करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिकेशन कर लेना चाहिए। 4 टर्म्स पूरे के पूरे 4 टर्म्स आएंगे, यानी कि ए सी माइनस ए डी, बी सी माइनस बी डी, 4 टर्म्स तो आ ही जाएंगे। लेकिन उन 4 टर्म्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म्स बचेंगे, क्योंकि Zn1 स्टार ये जो फर्स्ट टर्म है Zn1 स्टार 1, Zn2 स्टार 2, यहाँ पर Zn1 ऑफ 1, Zn2 ऑफ 1 दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें 1 आ जाता है। हमें तो ये कंडीशन पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ i इंटीग्रेशन ऑफ i इंटू j स्टार, इंटीग्रेशन ऑफ j स्टार डी टाउ इज इक्वल्स टू 1 व्हेन i इज इक्वल्स टू j। जब भी i इज इक्वल्स टू j का होगा हमें 1 आ जाता है। इज इक्वल्स टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल्स टू j। तो इस कंडीशन के बेसिस पर जब भी i इज इक्वल्स टू j होगा हमें इक्वल हो जाएगा। तो हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो Zn1 स्टार है, Zn2 स्टार, पिछले में भी Zn1 स्टार Zn2 है, तो ये दो मल्टीप्लाई करके हमें 1 आ जाता। और यहाँ लास्ट टर्म अगर हम सोचेंगे Zn1 स्टार 2, Zn2 स्टार 1, यहाँ पर भी Zn1 2, Zn2 1 है। तो इस तरह वो दोनों मल्टीप्लाई होकर हमें 1 आ गया। लेकिन ये जो ये टर्म और ये टर्म जो है वो मल्टीप्लाई होकर ये टर्म हमें 0 देता है। उसी तरह ये टर्म और ये टर्म का जो है वो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें 0 आ जाता है बेस्ड ऑन दिस गिवन कंडीशन। तो इस कंडीशन के प्रकार हमें यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो हमें बचा तो क्या बचाएगा कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यानी कि ए स्क्वायर इज नथिंग बट 1/2। तो यहाँ पर वही तो दिया गया है, यानी कि ये इज इक्वल टू 1/√2। सो देयरफॉर द सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स डिस्क्राइब्ड बाय एंटीसिमेट्रिक स्टेट इज रिटन एज। तो 2 पार्टिकल्स के लिए, 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए वेव फंक्शन, यानी कि फर्मियंस के लिए वेव फंक्शन इस तरह आ जाता है। ये की जगह हमें 1/√2 डाल देनी चाहिए इसी इक्वेशन में। तो इसी इक्वेशन में ए की जगह पर 1/√2 जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है, दैट इज़ नथिंग बट z डैश ऑफ 1,2।
तो हमें आइगन स्टेट आइगन फंक्शन कैसा रहेगा, दो फर्मियंस के जहाँ पर जिस स्टेट में जिस सिस्टम में दो फर्मियंस रहेंगे तो उसका तो आइगन फंक्शन इस तरह रहेगा. Now, if n1 is equals to n2, that is the two particles have the same quantum state, the resultant state disappears. तो अब हम यहाँ पर जो n1 n2 है, n1 है n2 है, तो अगर हम n2 की जगह n2 इज इक्वल्स टू n1 कर देंगे तो यहाँ पर भी n1 आ जाएगा और यहाँ पर भी n1 आ जाएगा. यानी कि n1 of 1 इंटू n1 of 2 माइनस n1 of 2 इंटू n1 of 1. इट इज़ जस्ट लाइक ab माइनस बी है, दैट इज़ नथिंग बट ab माइनस ab, दैट इज इक्वल्स टू 0. तो वही तो यहाँ पर दिया गया है. क्योंकि दिस अपियर्स वी कंक्लूड दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू एंटीसिमेट्रिक आइडेंटिकल पार्टिकल्स इज 0 और टू नॉन इंटरैक्टिव fermions cannot both be in the same quantum state. तो अगर ये ज़ाई डैश वेव फंक्शन 0 हो जाएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी जो है ज़ाई1 इंटू ज़ाई डैश इंटू ज़ाई डैश स्टार वो भी तो 0 हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या निकलता है कि टू फर्मियंस कैनॉट बी बोथ इन द सेम क्वांटम स्टेट. यहाँ पर n1 और n2 जो है वो अलग ही होनी चाहिए, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम स्टेट्स अलग ही होनी चाहिए. सब क्वांटम सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो जो है फर्मियंस है, फर्मियंस जो है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को फॉलो करेंगे और एंटीसिमेट्रिक में हमें माइनस साइन आ जाता है. अगर n1 इक्वल्स टू n2 हो जाएगा तो ये माइनस साइन की वजह से हमें प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है. तो दिस इज़ नथिंग बट पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो यहाँ पर हमने टू पार्टिकल्स के लिए डिस्कस किया है वेव फंक्शन किस तरह होनी चाहिए फर्मियंस के लिए, टू पार्टिकल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू फर्मियंस. तो अब हम n पार्टिकल स्टेट्स को कंसिडर करेंगे तो सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ n नंबर ऑफ फर्मियंस, यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं. तो द स्क्रॉडिंगर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इज रिटन एज. तो हमें स्क्रॉडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन यानी कि एच आई इज इक्वल्स टू आई एच का डोज HI इज इक्वल्स टू आई एच का डोज आई बाई डो टी. सो दैट इज़ द इन सिंपल दैट इज़ द इक्वेशन. यहाँ पर जो है ब्रैकेट्स में वो सिर्फ हमें फंक्शन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ सो एंड सो वो ही बताएगा. तो इन सिंपल में HI इज इक्वल्स टू आई एच का डोज आई बाई डो टी. तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो है ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है. इसी वजह से यहाँ पर ज़ाई जो है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, येथ पार्टिकल, nth पार्टिकल एज वेल एज टाइम. क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है, वेव फंक्शन जो है वो टाइम पर डिपेंड करता ही है. यहाँ पर भी हमें टाइम लिख सकते हैं और हैमिल्टोनियन तो टाइम से जो टाइम के साथ तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर तो टाइम फंक्शन नहीं है. तो फाइनली दिस इज़ द इक्वेशन, Schrodinger's equation. Now if we permute the argument of psi in any way, तो अब हम permute यानी कि इंटरचेंज करेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स. तो हम परम्यूट करेंगे तो r की जगह पर s हम किसी भी तरीके से परम्यूट कर सकते हैं. 2 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 2, यानी तो 2 की जगह पर 3, 3 की जगह पर 2, ऐसा भी कर सकते हैं. तो इन जनरल r के जगह पर s और s के जगह पर r हमने अगर इस तरह शिफ्ट किया तो यहाँ पर भी वही हुआ है. यहाँ पर भी r की जगह पर s की जगह पर r. दैट इज नथिंग बट परम्यूटिंग. दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज आल्सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 h as h is symmetric with respect to exchange of identical particles. तो ये जो इक्वेशन है ये सेम हैज दिस इक्वेशन 1 है, या ये इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हो जाता है. ज़ाई ऑफ आर कमा एस है यानी कि ज़ाई ऑफ एस कमा आर है, जो कुछ भी हो वो इस स्क्रॉडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो ही जाएगा. लाइक दिस n फैक्टोरियल सॉल्यूशंस कैन बी obtained from n factorial permutations of n argument of psi. तो अब अगर हम सोचेंगे तो हमारे पास n बॉक्सेस है, सम 4 बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस हैं. हमें इन 4 बॉक्सेस में 4 इलेक्ट्रॉन्स को 4 कोई भी 4 पार्टिकल्स को फिल करनी चाहिए. तो इस फर्स्ट बॉक्स में हम कैसा सिलेक्शन कर सकते हैं. फर्स्ट इन द फर्स्ट बॉक्स
could be filled in 4 ways. फर्स्ट बॉक्स है वो 4 तरीकों में फिल कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन या सेकंड इलेक्ट्रॉन या थर्ड इलेक्ट्रॉन या फोर्थ इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट सेकंड बॉक्स जो है हम 3 वेज से फिलअप कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट बॉक्स में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को सपोज फिलअप कर दिया तो अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? E2 E3 E4 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 3 वेज। तो अब हम नेक्स्ट बॉक्स में E2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया, तो अब नेक्स्ट बॉक्स में किस तरह फिल करेंगे? अब तो बचे हुए तो थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन्स ये तो है, तो E2 एंड E3 एंड E4, तो 2 वेज। तो उनमें थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हम ले लेंगे तो अब बचा तो एक ही इलेक्ट्रॉन है E4, वो यहाँ पर हम फिल करेंगे, दैट इज़ 1 वे। तो हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने सारे पॉसिबल तरीके से हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि 4 × 3 × 2 इन विच इज़ नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। तो उसी तरह अगर हमारे पास n पार्टिकल्स है उन्हें हम n फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर n फैक्टोरियल सॉल्यूशंस आ जाते हैं। हर एक परम्यूटेशन इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। ऑल्सो अब फाइनली नेक्स्ट also any linear combination of these functions is also a solution of the wave equation। ये जो फंक्शंस आते हैं हमारे पास n फैक्टोरियल फंक्शंस, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन होता है। जैसा कि हमने वहाँ पर देखा है कि z ऑफ 1, 2 प्लस z ऑफ 2 a इंटू z ऑफ 1, 2 प्लस b इंटू z ऑफ 2, 1, तो उस तरह लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट, द सम ऑफ दीज फंक्शंस इज ए सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड द एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमें कितने सारे भी सॉल्यूशंस आते हैं। माना कि हमें z1 z2 z3 z4 इस तरह बहुत सारे वेव फंक्शंस आ जाते हैं इन different wave functions with different possible arrangements। उन जो कोई भी वेव फंक्शंस है n फैक्टोरियल वेव फंक्शंस, उन सभी को ऐड करने से हमें सिमेट्रिक वेव फंक्शन आ जाता है, अगर हमें एक सिमेट्रिक वेव फंक्शन को चाहते हैं तो। नेक्स्ट, the antisymmetric unnormalized wave function is constructed by adding together all the permuted functions resulting from even number of changes from the original solution and subtracting from this sum of all permuted functions arising from odd number of changes from the original solution। तो हमने इसी चैनल में तो एंटीसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक वेव फंक्शंस के बारे में तो डिस्कस किया है। वहाँ पर हमने कहा था कि ऑड परम्यूटेशन क्या होता है, इवन परम्यूटेशन क्या होता है। तो बेस्ड ऑन दैट अगर हम इवन परम्यूटेशंस के अगर हम परम्यूटेशंस करेंगे तो हमें इवन परम्यूटेड वेव फंक्शंस आएंगे, उसी तरह ऑड परम्यूटेड वेव फंक्शंस पे आएंगे जब भी। तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस, यानी कि समथिंग लाइक z2 प्लस z4 माइनस उसमें से सम ऑफ ऑल ऑड परम्यूटेशंस, यानी कि z1 माइनस z3। सो दैट इज़ नथिंग बट एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। तो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम इस तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक तो सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस में डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट, so anti-symmetric wave function cannot construct from solution that remains unchanged by interchange of particles। तो another important point ये है कि antisymmetric wave function cannot be constructed from solution that remains unchanged by the interchange of particles। तो antisymmetric wave function का मतलब यही है कि z of 1, 2 is equals to minus z of 2, 1 माइनस z ऑफ 2, 1। तो यही है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, यानी कि
आफ्टर द इंटरचेंज दोनों पार्टिकल को इंटरचेंज करने से हमें माइनस साइन आ जाता है, यानी कि वेव फंक्शन का साइन ही चेंज हो जाता है, दैट इज नथिंग बट एंटी सिमेट्रिक। तो यहाँ पर दिया है कि सो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सोल्यूशन दैट रिमेन्स अनचेंज। अगर सोल्यूशन अनचेंज्ड है तो यानी कि z ऑफ 1, 2 इज ऑल्सो z ऑफ 2, 1 उस फॉर्म में है तो यानी कि साइन चेंज नहीं हुआ तो उससे हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को कभी भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो नेक्स्ट है कि इफ़ हैमिल्टोनियन डज नॉट इन्वॉल्व टाइम, तो अगर हैमिल्टोनियन में टाइम नहीं होगा तो एच से इज ऑल्सो ईजी। अगर हम टाइम को कंसिडर ना करें तो एच आई इज ऑल्सो ईजी, यानी कि एच आई माइनस ईजी, एच आई इज ऑल्सो ईजी, तो एच आई माइनस ईजी इज ऑल्सो 0 आ जाता है। और दोनों में एच आई कॉमन है तो एच माइनस ई, तो h minus e into z, where h is a function of 1, 2, 3, 4 and so on n, and z is also a function of 1, 2, 3, 4 and so on n। तो हमें ये इक्वेशन आ जाता है। नेक्स्ट, इफ़ वी नेगलेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल पार्टिकल्स, अगर हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके बीच रिपल्सिव फोर्सेस एक्स्ट्रा फोर्सेस को नेगलेक्ट करेंगे, तो उनके बीच के इंटरेक्शन को नेगलेक्ट करेंगे तो h नॉट ऑफ 1, 2, 3 and so on n इज इक्वल्स टू, तो हम हैमिल्टोनियन कैसे लिख सकते हैं ऑफ द सिस्टम, दैट इज नथिंग बट सम ऑफ हैमिल्टोनियंस ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। और ये जो हैमिल्टोनियन है फर्स्ट पार्टिकल के लिए है और जो हैमिल्टोनियन सेकेंड पार्टिकल के लिए, उसी तरह हैमिल्टोनियन जो है nth पार्टिकल के लिए। तो इन सभी हैमिल्टोनियंस को हम सम अप कर लेना चाहिए, जैसे कि हमें अभी डिस्कस किया है 2 पार्टिकल्स के लिए। h नॉट ऑफ 1, 2, 3 n इज़ अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन फॉर कंप्लीट सिस्टम। ये जो हैमिल्टोनियन है ये अनपर्टर्ब्ड है, ये अनपर्टर्ब्ड इसी वजह से है क्योंकि हमने इंटरेक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स को नेगलेक्ट किया है। लेकिन बेसिकली इंटरेक्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स होगा ही है। अगर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से बॉन्डिंग तो होगी ही, और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस भी तो होंगे। तो अगर हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे तो दैट इज़ नथिंग बट अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। नेक्स्ट, h नॉट डैश ऑफ 1, h नॉट डैश ऑफ 2 और दी हैमिल्टोनियंस फॉर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ये जो हैमिल्टोनियंस है वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स के हैमिल्टोनियन हैं। एंड नेक्स्ट, तो अगर हम हैमिल्टोनियन को सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका जो आइगन फंक्शन है हमें इसे प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साई ऑफ 1, 2, 3 एंड सो ऑन n इज इक्वल्स टू साई n1 ऑफ 1, साई n2 ऑफ 2, साई n ऑफ n। तो दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल वेव फंक्शंस, where n1 n2 इंडिकेट टोटलिटी ऑफ क्वांटम नंबर्स नीडर टू रिप्रेजेंट द स्टेट। तो अभी हमने डिस्कस किया n रिप्रेजेंट्स ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स of that particular particle, and E is equals to En1 plus En2 plus En। So that is nothing but energies of the individual particles, and E is the total energy of the system। And finally, जैसे कि हमें HI is equals to EI, that is for total Hamiltonian। उसी तरह for individual Hamiltonians we have H naught dash of 1 into N1 of 1 is equals to En1 into N1 of 1। So next, for Fermi finally, for Fermi particles the antisymmetric state is written as। उसी तरह हम Fermi particles को for a system of n particles को antisymmetric wave function इस तरह लिख सकते हैं। 1 by n root n1 factorial determinant of, हम देख सकते हैं कि n1 of 1 n, अगर फर्स्ट पार्टिकल n1 स्टेट में हो तो फर्स्ट पार्टिकल अगर n2 स्टेट में हो तो अगर फर्स्ट पार्टिकल nn स्टेट में हो तो सो दैट इज़। उसी तरह सेकेंड पार्टिकल n1 स्टेट में है तो सेकेंड पार्टिकल n2 स्टेट में है तो सेकेंड पार्टिकल nn स्टेट में तो सो ऑन। सो इसका डिटर्मिनेंट हमें जो कुछ भी आता है दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ इक्वल टू दिस एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। अगर हम इसका यहाँ पर अगर हमें कन्फ्यूजन है तो अगर हम ये छोटा ही डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो यहाँ पर जो ये छोटा डिटर्मिनेंट है अगर हम इसे डिटर्मिनेंट करेंगे तो हमें क्या आएगा, फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स
तो xn1 of 1 into xn2 of 2 माइनस xn2 of 1 into xn1 of 2 वही तो है, अभी अभी हमें डिस्कस किया है हैमिल्टोनियन ऑफ फॉर टू पार्टिकल्स। और यहाँ पर जो है 1/2 फैक्टोरियल आ जाएगा, नतीज नथिंग 1/√2। वही तो हमें अभी ये भी डिस्कस किया है कि तो दिस यही तो है वो फॉर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स वेव फंक्शन। तो ये कैसा आया कि डिटर्मिनेंट से आया। उसी तरह इन सिंपल हमें अगर हमारे पास n पार्टिकल्स है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने से इसका ये डिटर्मिनेंट से हमें वेव फंक्शन आ जाता है। सिंपल केस n की जगह पर हम 2 लिख देनी चाहिए ना, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है। सो दिस xi ऑफ ये इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ equation. So that is nothing but anti-symmetric wave function for the fermions. So h naught of 1 2 3 and so on, and xi a of 1 2 3 is also e into xi a of 1 2 3 and so on. तो ये for a system of fermions के लिए है। And equation 7 suggests that if two xi's are the same, the state does not exist, that is the value of determinant 0. तो अगर हमें if n1 is equals to n2 होगा तो यानी कि यहाँ पर जो है सब कुछ n1 है। उसी तरह अगर हमने n1 = n2 किया गया तो यहाँ पर भी n1 आ जाएगा, n1 हो जाएगा। तो क्या होगा फाइनली, ये रो और ये रो सेम हो जाएंगे। अगर डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रोज आइडेंटिकल है यानी तो कोई भी 2 कॉलम्स आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, यानी कि वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं हो पाएगा। अगर वेव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा तो प्रोबेबिलिटी इज 0। हाँ, तो है 2 electrons fermions are in the same constant or in the same quantum state, all 4 quantum numbers are same, then it's impossible they can't have all the 4 quantum numbers same. This is Pauli's exclusion principle. तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो पाएंगे। अगर वो हो जाएंगे तो ये डिटर्मिनेंट्स जो है वो आइडेंटिकल हो जाएंगे और इससे 0 हो जाता। This is impossible. So that is nothing but Pauli's exclusion principle for a system of n particles. तो वही है टॉपिक। तो थैंक यू।